Jai Hind, all the students, and here we are once again with our economics class. And in this class, right now we are studying first part of economics, that is statistics for economics. Okay, so we had started our first chapter, and फर्स्ट चैप्टर में हमने कल जो है वो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन ऑन वेरियस बेसिस और जो कि फेमस इकोनॉमिस्ट के थ्रू दी गई थी वो सारी डेफिनेशंस को हमने कल स्टडी किया. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है. तो इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑल्सो. आप उसको साइंस का सब्जेक्ट भी बोल सकते हो. इट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट ऑल्सो. ठीक है, क्यों है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, देखो कोई सब्जेक्ट या तो साइंस का सब्जेक्ट है या वो आर्ट्स का, मतलब ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप जिसको आप इजीली रिलेट कर सकते हो. आर्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो. ठीक है, जहाँ पर आप अपनी इनोवेशन शो कर सकते हो, उन सब्जेक्ट्स को हम आर्ट्स में इंक्लूड करते हैं. आर्ट यानी कला, आपकी पर्सनल क्रिएटिविटी या पर्सनल इनोवेशन क्या कहती है उसके हिसाब से. कोई डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशन हर कंडीशन में इस सब्जेक्ट में एप्लीकेबल नहीं होते हैं. तो कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे अब फॉर एग्जांपल लिटरेचर है आपका, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, ये सब आर्ट में आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि लिटरेचर आप किस तरह से साहित्य को बना रहे हो, किस तरह से आप लिटरेचर को आगे डेवलप कर रहे हो, क्या नया आप लिख रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है. ठीक है, वेयर एज साइंस जो है ये वो सब्जेक्ट्स को डिफाइन करता है जहाँ पर एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जहाँ पर लॉज हैं, डेफिनेट लॉज हैं. और इसमें क्या है कि आपको उन्हीं लॉ को फॉलो करना है. फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो लॉ वही रहेगा. अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करनी है तो आपको उसी का फॉर्मूला सेम उसी तरीके से अप्लाई करना है. उसमें आप अपनी इनोवेशन इंक्लूड नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो वहाँ पर साइंस या आर्ट, यही दो सब्जेक्ट आपके आते हैं. इन्हीं दोनों कैटेगरीज में आप उन हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड कर सकते हो. सिमिलरली इकोनॉमिक्स को किस में इंक्लूड किया गया है? इकोनॉमिक्स में हम कुछ एक प्रिंसिपल्स को ये मानते हैं कि भाई कुछ एक प्रिंसिपल्स हमारे जो हैं वो आर्ट का साइंस का फीचर लिए हुए हैं, जबकि कुछ एक फीचर्स जो है वो हमारे आर्ट के सब्जेक्ट के तरह से हैं. क्यों हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन ली हुई है. जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे, अभी सेकेंड पार्ट जो कि हमारा है, या फिर स्टैट्स में ही आप आ जाओ, अगर आपको मीन निकालना है तो आपका एक फार्मूला है और वही फार्मूला फॉलो करके आपको मीन निकालना होगा. ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से निकाल लीजिए, अपना कोई नया फार्मूला बना लीजिए. मीडियन निकालना है तो आप वही फार्मूला जो कि एक गिवन फार्मूला है उसी पर आप निकालोगे. ठीक है, तो ये क्या है? ये साइंस के फीचर्स हैं. जबकि आर्ट में क्या है? आर्ट के फीचर्स हैं कि भाई आप अपनी इनोवेशन या अपनी नई थ्योरीज यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो. क्या कंज्यूमर्स का बिहेवियर है, किस तरह से आप रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, ये कुछ हद तक आपकी अपनी क्रिएटिविटी पर भी डिपेंड करता है. तो इस तरह से साइंस और आर्ट्स दोनों ही स्ट्रीम्स के सब जो भी फीचर्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग विद द टॉपिक, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. फर्स्ट जो आपका कैटेगराइजेशन है, साइंस को हम ब्रॉडली जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन हो गया आपका नेचुरल साइंस और सेकंड वन हो गया सोशल साइंस. साइंस जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, फिज़िक्स हो गया आपका, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब जो है नेचुरल या फिजिकल साइंसेज होती हैं. क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर एक रूल रेगुलेशन, डेफिनेट एक बॉडी है, एक लॉज हैं, उन्हीं लॉज को हमको फॉलो करना है. अगर नया कुछ आपको इन्वेंट करना है तो एक्सपेरिमेंट करना होगा, एक बेसिक एक थ्योरी देनी होगी और रीज़न स्पेसिफाई करने होंगे कि क्यों ऐसा है.
तब आप ये लॉ बना रहे हैं। जबकि जो आपकी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर आप अपनी इनोवेशन दिखा सकते हो, ठीक है। हियर इट इज़ मेंशन्ड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज वेयर वेरियस फैक्ट्स हैव बीन systematically collected, classified, and analyzed. Economics is also a social science because it is systematic study of economic activities of human beings. अब यहाँ पर आ जाइए, इन बेसिक जो ये डेफिनेशन है इसके बेसिस पर आप कुछ एक फ़ीचर्स निकाल सकते हो कि साइंस क्यों है, ये क्या बेसिक फ़ीचर्स हैं इकोनॉमिक्स के जो कि उसको साइंस के सब्जेक्ट के तौर पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन हो गया सिस्टमेटाइज्ड बॉडी। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी का मतलब कि जो आपकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो क्या है, एक सिस्टमैटिकली अरेंज्ड की हुई सब्जेक्ट नॉलेज है। और यहाँ पर क्या है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन किसका किया जाता है, रिसोर्सेज में वेल्थ का किया जाता है, इनकम का किया जाता है। तो वो इनकम का जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से किया जाता है, उसके लिए कुछ लॉज हैं, कुछ थ्योरीज़ हैं। उन थ्योरीज़ के अकॉर्डिंगली हम काम करके अपने रिसोर्सेज में रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स एज ए साइंस का फर्स्ट फीचर। हियर इट इज़। नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड फीचर, ये हियर इट इज़। देखिए साइंटिफिक लॉज होते हैं, ओके, साइंटिफिक लॉज होते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस बिकॉज इट्स लॉज आर यूनिवर्सली ट्रू। जो भी लॉज है एक साइंस के सब्जेक्ट में, जैसा मैंने बताया, अब फिज़िक्स में जो ग्रेविटी का लॉ है वो आप चाहे इंडिया में रहिए तो भी लॉ वही है, अमेरिका में चले जाइए तो भी लॉ आप वही पढ़ोगे, उसका कोई डेफिनेशन या उसका कोई रूल चेंज नहीं हो जाएगा। तो सिमिलरली इकोनॉमिक्स के भी कुछ लॉ हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हो गया आपका, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, इस तरह के कुछ लॉज हैं जो कि सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सली, ठीक है। तो यूनिवर्सली वो सेम मैनर में एप्लीकेबल हैं हर एक कंट्री में, ठीक है। दूसरा हो गया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि भाई एक एप्पल गिरेगा अगर पेड़ से तो वो नीचे ज़मीन पर ही आएगा। ये क्या है, कारण क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है, ठीक है। और इसका रिजल्ट, इफेक्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कि वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किसी चीज़ के होने का कारण और उस कारण की वजह से जो घटना हो रही है, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमेशा हर एक साइंस के सब्जेक्ट में इस्टेब्लिश्ड होता है और सेम मैनर में इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी हद तक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड जो है वो आपका रिलेशन शो करता है किसके बीच में, प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी चेंज इन डिमांड में, अगर बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो लॉ ऑफ डिमांड में आप आगे पढ़ोगे कि किस तरह से लॉ ऑफ डिमांड में चेंज आता है। और यहाँ पर लॉ, उसके बाद में क्या है, उसका कॉज क्या है कि भाई प्राइस में इंक्रीज़ हुआ और रिजल्ट क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगी। ये आगे आप पढ़ोगे, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया, जहाँ पर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, जबकि एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। ये होता है आपका इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। और अगर हम इसको, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से, अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा भी पॉजिटिव ही होगा, इंक्रीज ही होगा। तो ये क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है। और जबकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जाए तो वो होता है आपका इन्वर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस की ही तरह इकोनॉमिक्स में भी काम करता है। नेक्स्ट आ गया वेरिफिकेशन ऑफ लॉस। जैसे साइंस में हमने मतलब ऐसा नहीं है कि मन में आ गया तो हमने ये लॉ दे दिया उठाकर, ठीक है।
न्यूटन के लॉ जो हैं वो न्यूटन के मन में आया तो उसने इस्टेब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं है। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया कि एक नहीं, थाउजेंड्स ऑफ टाइम आप सेम कंडीशंस में सेम एक्सपेरिमेंट करिए, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक, तब वो उन एक्सपेरिमेंट्स को, उन रिजल्ट्स को, उन कंक्लूजन्स को दुनिया ने माना है यूनिवर्सली। तो सेम मैनर में यहाँ पर इकोनॉमिक्स में भी जैसे लॉ ऑफ डिमांड है आपका, लॉ ऑफ सप्लाई है, ऐसे कुछ बेसिक लॉज हैं जिनका वेरिफिकेशन किया जा सकता है और उनको आप यूनिवर्सली इसीलिए एडमिट करते हो, इसीलिए आप उनको स्वीकारते हो हर देश में कि भाई वो कहीं पर भी हो, अगर कंडीशन सेम होंगी और उनमें एक लॉ को अप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट सेम आएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स एज साइंस। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। आर्ट के क्या फीचर्स होते हैं? तो हियर इट इज गिवन, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। यस, आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग सम डेफिनेट एम। ठीक है, और ये क्या है? ये वो नॉलेज है जहाँ पर आप क्या करते हो, कुछ पर्टिकुलर एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये आपको करना है और उसके बेसिस पर आप प्रैक्टिकली उसको करके देखते हो, तभी आपके पास नॉलेज आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक ड्राइंग बनानी है, टीचर आपको ये सिखा सकता है ऐसे गोला बनाओ, ऐसे करो, ऐसे आइज बना दो, नोज़ बना दो एंड यू विल गेट अ फेस। ठीक है, लेकिन अगर आपको फेस बनाना सीखना है, स्केच बनाना सीखना है फेस का, तो आपको क्या करना होगा? आपको ड्राइंग पेपर लेकर उस पर खुद से ड्रॉ करना होगा, प्रैक्टिकली खुद उसको एक्सपीरियंस करना होगा, देन ओनली यू विल कम टू नो। हाँ, तो इस तरह से आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपको खुद करना है। अभी स्टोरी राइटिंग का कोई कोर्स कर लीजिए आप, तो आप स्टोरी राइटिंग के लिए वो आपको टीचर ये गाइड कर सकता है, भाई आपकी देखो आपके स्टोरी में थोड़ा ये कैरेक्टर होना चाहिए, कोई उसमें कोई मॉरल लेसन होना चाहिए, सोसाइटी का डिस्प्ले होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता देगा। लेकिन अल्टीमेटली स्टोरी राइटिंग आप तभी कह सकते हो कि आपको आती है जबकि आप वो स्टोरी लिख कर देखो कि हाँ आपने एक स्टोरी, अच्छी स्टोरी लिख ली, तभी आप ये कह सकते हो दैट येस यू कैन राइट अ स्टोरी। ठीक है, और वो लिखने से ही आपको मतलब प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है उसी से आप ये कह सकते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट का नॉलेज है। तो सिमिलरली यहाँ पर इकोनॉमिक्स में भी ये चीज़ें हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि here it is mentioned economics is an art as it gives us practical guidance in solution to various economic problem। जो भी नई नई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही हैं उनमें अलग तरीके से किस तरह से हमें अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल में रखना है, या फिर कह लीजिए एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो हमें किस तरह से अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, वो हमारी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी या हमारी इंडिविजुअल स्किल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल स्किल्स को अप्लाई करना ही आपका आर्ट का फीचर है। एज अ फीचर ऑफ आर्ट इन इकोनॉमिक्स यू आर यूजिंग योर पर्सनल स्किल्स। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। नाउ हियर यू कैन मीन्स यू कैन से that as conclusion that economics is a science as well as an art also। ठीक है, यानी इसको आप ना तो कंप्लीट साइंस कह सकते हो ना कंप्लीट आर्ट कह सकते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है सब्जेक्ट मैटर। इकोनॉमिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू ब्रांचेस। कौन सी दो ब्रांचेस होती हैं? फर्स्ट वन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड वन है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल की स्टडी करते हो, जब आप एक सिंगल यूनिट की स्टडी कर रहे हो तो आप माइक्रो, नाम से ही क्लियर है, छोटा। ठीक है, एक माइक्रो मतलब एक लिमिटेड लेवल पर आप जो भी इकोनॉमिक्स की स्टडी आप कर रहे हो। ठीक है, उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट मैक्रो में क्या है? मैक्रो में आप एग्रीगेट्स की, टोटल की स्टडी करते हो, है ना। जब आप एक बिजनेस यूनिट की स्टडी कर रहे हो तो आप माइक्रो पढ़ रहे हो।
जबकि आप अगर सारे एग्रीगेट्स की स्टडी कर रहे हो, जितनी सपोज करिए एक इकोनॉमी में 10 फर्म्स हैं, 10 बिजनेस यूनिट्स हैं, उन 10 की आप स्टडी कर रहे हो तो आप मैक्रो पढ़ रहे हो। ठीक है, ये क्या है, ये मैक्रो है। मैक्रो की स्टडी आपको हमेशा एक इकोनॉमी या नेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की उनके बारे में बताएगी, जबकि माइक्रो की इकोनॉमी जो है वो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर, पर्टिकुलर फर्म की क्या ट्रेंड है, क्या प्रॉब्लम्स है, उनको बताती है। ओके, नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, yes, proceeding towards the next part, economics as a science subject। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस सब्जेक्ट भी हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, पॉजिटिव साइंस क्या होता है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था पॉजिटिव साइंस जो है वो क्या करता है, या फिर कह लो आपके फिजिकल साइंस एक पढ़ा था अभी हमने, नेचुरल साइंस, जहाँ पर हम डन ऑन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स जो है कंक्लूजन्स डिराइव करते हैं। ठीक है, जबकि जो आपका नॉर्मेटिव साइंस है वो नॉर्म्स एंड कंडीशंस की बात करता है। तो सिमिलर वे में इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस, ये क्या है, इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस में इट मेक्स अ रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्टिविटी, इट ओनली आंसर्स व्हाट इज एंड व्हाट वाज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ। हम ये कहें कि हमें अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल में रखना, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो ये आपका नॉर्मेटिव साइंस है जहाँ पर क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ टू बी डन डिस्कस किया जाता है। ठीक है, जबकि पॉजिटिव साइंस में क्या होता है, पॉजिटिव साइंस में हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है, ये फैक्ट है। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव साइंस है, क्या है, ठीक है, या क्या था, यहाँ क्या होना चाहिए या फ्यूचर में क्या होगा, वो इसके बेसिस पर, एक रेशियो के बेसिस पर, एक कंक्लूजन, एक मैथमेटिकल एनालिसिस के तौर पर आप कंक्लूड कर सकते हो। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन रेट जो है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रेट ये है, तो इसके हिसाब से अगले 5 साल में अगर यही रेट हम कंटिन्यूड मानते हैं तो पॉपुलेशन इतनी हो जानी चाहिए, ये हो जाएगी पॉपुलेशन। ये क्या है आपका पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। जबकि आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि क्या होना चाहिए, ऑट टू या व्हाट इज़ टू बी डन। ठीक है, और क्या होना चाहिए था, मतलब ये जो है थोड़ा आप सिंपल भाषा में कह लो ना कि एक बच्चे पर आप अप्लाई करके देखो तो बच्चे को हमेशा सच बोलना चाहिए, ये क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है, जहाँ पर आप उसको रूल्स रेगुलेशन चाहिए वाले मॉरल एथिक्स में आप लगा रहे हो। ठीक है, जबकि हमेशा सच बोलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई सच नहीं बोलता। ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव साइंस है, जहाँ पर आपको रियलिटी बताई जा रही है, फैक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपको हियर वी हैव बीन गिवन सम एग्जाम्पल्स, आप देख लो। पॉजिटिव साइंस के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, प्राइजेज हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, increase in per capita income increases the standard of living of people। ये सब क्या है, फैक्ट है ना, फैक्ट्स। तो ये क्या होते हैं आपके, ये होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जबकि जो नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा प्रिंसिपल्स की बात करेगी, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पुअर। अब ये फैक्ट अगर हम दें कि इतने परसेंट, फॉर एग्जांपल 70% पुअर पीपल को ही फ्री एजुकेशन मिल रही है, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको नॉर्मेटिव में बात करना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें फ्री एजुकेशन देनी
चाहिए या दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इफेक्टिव स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया, ये आपका नॉर्मेटिव साइंस हो गया, ठीक है, या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया, ये होना चाहिए। अब इसके बेसिस पर कोई प्लान बनाया गया और वो प्लान से क्या रिजल्ट निकल कर आया, वो रिजल्ट आपका रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पॉजिटिव साइंस में, ठीक है। तो ये होता है आपका पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस। And here, with the ending of this topic, we have completed our first chapter of statistics part, that is what is economics। ये हमने फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। एंड सो एज होमवर्क आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, ओके। मैं पीडीएफ में आज आपको कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दूँगी ग्रुप में, और वो क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से कर देखने होंगे। अलॉन्ग विद दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू नोट्स ऑल्सो इन पीडीएफ फॉर्मेट। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा या जो नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए हम नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं। मैंने समराइज़ कर लिया है उसको, और देन आई एम प्रोवाइडिंग यू दीज नोट्स, ठीक है। इसके अलावा जो भी नोट्स में जो मैंने पॉइंट इंक्लूड किए हैं, उनके अलावा अगर आपको कुछ यूज़फुल पॉइंट्स लगते हैं देन यू कैन ऐड ऑन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, एंड इट विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट्स मीनिंग एंड इट्स स्कोप, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या रोल है, पहले तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है और उसका क्या रोल होता है, कितना यूज़ होता है इकोनॉमिक्स में, ये कल से आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। थैंक यू एंड